गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस के अंदर बड़ा अपने जो जनरल जो टर्म्स हैं यानी जो जीएसटी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, यानी उसका मीनिंग, उसके जो मेन फीचर्स है, कौन कौन से फीचर्स है जीएसटी से रिलेटेड अपन ने डिस्कस किए थे। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी, यानी जो जीएसटी है वो लगाना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या बेनिफिट इसका मिला अपने को, वो बड़ा अपन पॉइंट आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स लेने, जिन पॉइंट्स के आधार पर अपन बता सकते हैं कि जीएसटी लगने के बाद यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगने के बाद में ये इसके अंदर इसका इम्पोर्टेंस है, ये बेनिफिट किया, ये इसकी आवश्यकता थी जिसके कारण जो जीएसटी है वो लगाया और उसके बाद में अपने को ये बेनिफिट उससे प्राप्त हुए। तो इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा वो ले रहे हैं अपने इसके अंदर बेटा अपने कुछ पॉइंट्स किए हैं इसके एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी के अंदर। पहला पॉइंट दे रखा है इसके अंदर एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, यानी जीएसटी लगने के बाद यानी कर पर जो कर लगाया जाता था पहले, जितने भी जो सिस्टम था वो बड़ा काफी कुछ है इसके अंदर एलिमिनेटेड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी गुड्स उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो सबसे फर्स्ट टाइम जब वो फैक्ट्री से बड़ा निकलता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, यानी प्रोडक्शन पर लगने वाला टैक्स है वो एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब मान लीजिए वो गुड्स है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहा है तो उसके ऊपर सीएसटी लगती थी, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर, तो उसके ऊपर बड़ा सीएसटी लगा दिया। अब मान लीजिए वो किसी स्टेट के अंदर एंटर हुआ और स्टेट के अंदर दोबारा सेल हो रहा है तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, और वैल्यू एडेड टैक्स लगने के बाद में पर्टिकुलर किसी कस्बे या शहर के अंदर आ रहा है तो उसके स्थानीय प्रशासन यानी लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम है, वो उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड टैक्स, इतने सारे जो टैक्स लगते थे उसके अंदर उन टैक्सेस को एलिमिनेटेड कर दिया गया, यानी उन सबको समाप्त करके एक कॉमन टैक्स बना दिया गया जीएसटी। अब उसके अंदर ना तो एक्साइज ड्यूटी आएगी, ना इसके अंदर सीएसटी आएगी, ना ही वेट आएगा, उसकी जगह एक कॉमन टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी। तो इतने जब टैक्स एलिमिनेटेड हुए हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला है, काफी बर्डन है वो खत्म हो गया। अब अपने को ये नहीं देखना है कि इसमें फर्स्ट टैक्स दे दिया, सेकंड ये देना है, थर्ड ये देना है, अपने को नॉर्मली इतना ही ध्यान रखना है, इसके ऊपर अपने को जीएसटी देना है। तो इसका पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके ऊपर जितने टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगते थे वो बड़ा इसके अंदर एलिमिनेटेड हो गए, यानी कर के ऊपर कर का प्रभाव समाप्त होने के कारण उसके अंदर निश्चित रूप से अपने को बेनिफिट मिला है। सेकंड दे रखा है इसके अंदर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो जीएसटी के अंदर जो प्रोडक्ट है उनको, प्रोडक्ट को बड़ा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसके कोड दिए गए, जिसके अंदर कोड के अंदर है एचएसएन कोड बोलते हैं जिसको, और सर्विस के लिए इससे रिलेटेड है, यदि कोई सेवाएं वगैरह प्रदान की जाती है तो उस कंडीशन के अंदर एसएससी कोड दिए गए इसमें। अब ये कोड है उसके द्वारा प्रोडक्ट की पहचान की जाएगी, तो ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो इजी हो गया। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से या अलग अलग पहचान नहीं की जाएगी, उसके एचएसएन कोड क्या है उस कोड के द्वारा ही उस गुड्स को यूनिफॉर्म माना जाएगा। ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर उस गुड्स को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसी सर्विसेज के लिए अपना दिए एसएससी कोड दिए, इसके द्वारा सर्विसेज जितनी भी है उनकी पहचान हो सकती है। एचएसएन कोड है उसका जो फुल फॉर्म है वो है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चरल कोड। क्या नाम है इसका? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड। ये 4 डिजिट्स का होता है बेटा। यदि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसके 8 डिजिट है वो यूज किए जाते हैं। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर बिलो है तो उसके अंदर एचएसएन कोड है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसके अंदर सिस्टम दिया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एचएसएन है उसका बड़ा फुल फॉर्म बताइए आपको, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड। ऐसी एसएससी है उसका फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये बड़ा इसके अंदर है सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर सर्विसेज है, ये इसका एसएससी का है।
ये वहाँ पे लागू नहीं होंगे जहाँ पे उनका टर्नओवर है वो कितना 1.5 करोड़ से कम है। तो इसके अंदर ये भी एक इसका बेनिफिट मिला है कि जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी गुड्स है, जितने भी फाइनल जो प्रोडक्ट या वस्तु अपन मान सकते हैं, सर्विसेज मान सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन इजी हो गया HSN कोड देने के कारण। नेक्स्ट इसके अंदर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यानी इसके कारण से किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हुई है, यानी उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं हुई। जीएसटी लगाने का मतलब गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस लगाती है अपने भारत जैसे देशों के अंदर बेटा, तो उनका जो मेन पर्पज है वो एक प्रकार से पब्लिक वेलफेयर है, यानी उसके कारण पब्लिक का हित होना चाहिए, उसका किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड यदि टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाना नहीं होता है, उसको कम करना होता है। तो इसी से रिलेटेड इसमें बताया है कि जो जितने भी अपना जो पहला पॉइंट है वो इसके अंदर काम करता है, यानी टैक्स ऑन टैक्स का जो बर्डन है बेटा वो कम हुआ है। और जब टैक्स ऑन टैक्स का बर्डन कम इसके अंदर समाप्त हो गया तो उस वजह से क्या हुआ कि जो अपना प्राइसेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो बड़ा कम होगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर, मान लीजिए जैसे कोई भी गुड्स बड़ा प्रोडक्ट है निकला है ना, तो इसकी मान लीजिए कॉस्ट 1 लेकर, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। एक्साइज ड्यूटी वो मान लीजिए अपन मानते हैं कि 15% है, तो 15,000 कितना हो गया, 1,15,000 रुपये का गुड्स हो गया। अब उसके ऊपर वेट लगाया जा रहा है, तो वेट की रेट है मान लीजिए इसके ऊपर 12% है, तो इसके ऊपर 12% लगेगा बड़े इसके अंदर। 1,15,000 है, उसका 12% है वो अपन इसके अंदर लगाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज होकर आएगी। यहाँ पे जो भी 12% है वो निकाल के यहाँ पे ऐड करोगे तो ये इसमें आ जाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया, ये 15% है और ये 12% है, तो टोटल हो गए 27%। इतना टैक्स लग जाता था यानी किसी भी डीलर के पास गुड्स आने से पहले। और अब मान लीजिए जीएसटी की रेट है 18% है, तो वो 18% ही लगेगा इस गुड्स के ऊपर। तो कितना परसेंट, 9% है, वो उसके अंदर टैक्स की सेविंग होगी। और टैक्स की सेविंग होने का मतलब है कि उतना जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का कम हो गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपना पॉइंट है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स का मतलब है कि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर अपनी जो भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। इससे पहले क्या था बेटा कि जो वेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की अलग डेफिनेशन है, सीएसटी के अंदर अलग है, सर्विस टैक्स कुछ अलग बोल रहा है, एक्साइज ड्यूटी कुछ अलग बोल रही है। तो उस कंडीशन के अंदर जो टैक्सेज हैं उनका अलग अलग है ना, उसका मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया, अलग अलग उसका मीन लगाया गया था। लेकिन जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर अपने टैक्सेस हैं या उससे रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन है वो कॉमनली एक ही दी गई है इसमें, क्योंकि ये वन टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स है, इसलिए जो उसका एक्ट है वो भी सिमिलरली अप्लाई होगा। इससे पहले जो टैक्सेस थे बेटा उसके अंदर अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, किसी में गुड्स के अंदर किसी गुड्स को लिया गया, किसी वस्तु को लिया गया, किसी में नहीं लिया गया, सब अलग अलग थे, इसलिए वो अब समाप्त हो गए इसके अंदर। तो ये अपना दे रखा है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स का मीन अपन बता सकते हैं बेटा इसके अंदर कि तार्किक या न्याय संगत कर प्रणाली है। उसके बाद दे रखा है कंफ्यूजन इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज एलिमिनेटेड, यानी इससे पहले क्या था कि अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग टैक्सेज, कि कोई भी गुड्स बना है उसके ऊपर गुड्स बनने के बाद में उसका सप्लाई हो गया तो अब कंफ्यूजन रहता था इसके अंदर कि इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा या सीएसटी लगेगा, आरवेट लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा या लोकल टैक्सेज ऑक्ट्रॉय वगैरह ये चार्ज होंगे। ये सब कंफ्यूजन के अंदर थे, है ना। किसी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होती थी, किसी पर नहीं होती थी। कुछ गुड्स से उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाता था, कुछ गुड्स से उसके ऊपर टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाता था, यानी वो बिना टैक्स के रह जाते थे। इस प्रकार की पॉलिसीज थी। अब वो कंफ्यूजन है वो सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो टैक्सेस है वो एक सिंपल टैक्स लगा दिया गया जीएसटी के क्राइटेरिया में आ रहा है तो जीएसटी लगेगा, अगर जीएसटी में नहीं आ रहा है तो नहीं लगेगा। यदि उसके ऊपर जो टैक्स की रेट है वो यूनिफॉर्म रहेगी, चाहे वो किसी
कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर अगर उसको सेल किया जा रहा है या सप्लाई किया जा रहा है, उससे उसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ये पॉइंट ये बता रहा आपका। यूनिफॉर्मिटी मैडम, यूनिफॉर्मिटी तो ये आप लोगों को मैंने बताया है कि यूनिफॉर्म हो गया, जीएसटी की रेट, जीएसटी के जो एक्ट के जो प्रोविजंस है, जीएसटी को अप्लाई करने के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कॉमन हो गए। अब चाहे आप किसी भी कोने के अंदर बैठ के, किसी भी जगह पर बैठ के यदि आप अपनी गुड्स की और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो प्रोविजंस हैं सेम वही रहेंगे जो आप कहीं दूसरी जगह अगर होते तो उसमें अप्लाई होते। तो इसलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी है, वन नेशन वन टैक्स, मेक इन भारत, ये जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट चला रही है इससे इसको काफ़ी बेनिफिट मिला है यूनिफॉर्मिटी से। यानी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट है। पहले वेट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, लोकल टैक्सेस लगने के कारण गुड्स की जो अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट होती थी, कहीं पर उसकी अमाउंट ज़्यादा मिलती थी, कहीं पर अपने को कम मिलती थी। लेकिन अपने को अब वो कोई भी गुड्स, कहीं भी सर्विसेज चाहे आप कहीं से परचेज कर लीजिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगी, यानी एक ही रेट आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट इसके अंदर बता रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बून फॉर एक्सपोर्ट, यानी जो एक्सपोर्ट है वो इससे बड़ा इंक्रीज हुआ, बढ़ा है इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण पहला तो इसके अंदर टैक्स ऑन टैक्स की जो बर्डन थी वो बड़ा एलिमिनेटेड होगी, तो उससे प्रोडक्ट अपने क्या हो गए, सस्ते हो गए। और प्रोडक्ट सस्ते होने के बाद में जो एक्सपोर्ट है उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना गया। यानी अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस करके यदि उसको एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, इससे भी उसकी जो रेट है वो कम हुई है। तो इससे अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, और एक्सपोर्ट बढ़ना एक प्रकार से जीएसटी है, जीएसटी उसके लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, यानी उससे उसको बेनिफिट मिला है, एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज हुआ है। ये भी इसका एक पॉइंट है। नेक्स्ट इसके अंदर बेटर रिवेन्यू स्ट्रक्चर, यानी जीएसटी लगने से पहले ये लग रहा था कि गवर्नमेंट है वो कैसे टैक्स का कलेक्शन करेगी, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स के अंदर, ये सब इसमें था। लेकिन इस पे टैक्स लगने के बाद में 2017 से लेकर 2020 अब अपन देखने को मिल रहा है कि जो जीएसटी है, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर टैक्स लगता है तो उसमें काफ़ी कुछ बर्डन थी, उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था जितना नॉर्मली मिलना चाहिए, उतना कलेक्शन नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर ज़्यादातर जो डीलर्स हैं, जो पर्सनस है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन बेसिस के पर या रेगुलर बेसिस पर टैक्स का पेमेंट करते हैं। इससे टैक्स का जो स्ट्रक्चर है या रिवेन्यू स्ट्रक्चर हो गवर्नमेंट का जो है वो इसमें इंक्रीज हुआ, बढ़ा है। यानी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रिवेन्यू प्राप्त होती थी वो रिवेन्यू है वो पहले से बढ़ी है, यानी उससे ज़्यादा बेनिफिट अपने को मिला है। नेक्स्ट इसके अंदर कंट्रोल ऑन टैक्स इवेशन, यानी जीएसटी के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑनलाइन कर दिए बेटा, यानी ऑनलाइन रिटर्न बननी है, ई बिल का सिस्टम कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी जो गुड्स और सर्विसेज है उनको जीएसटी के क्राइटेरिया में ले लिया, यानी उनको एक यूनिफॉर्म कोड दे दिया गया, या जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उनको जीएसटी के क्राइटेरिया में ले लिया गया। इससे जो भी पहले कर की चोरी होती थी, टैक्स का इवेशन होता था, वो बड़ा समाप्त हो गया। उसका कारण था कि पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह के ऊपर गुड्स है वो सस्ता मिल रहा है और अपने आप में महंगा मिल रहा था, अपन उस गुड्स को सस्ते वाले स्थान पर से अपने पास लाने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि अपने को उससे बेनिफिट मिलता था, अपने को उसको कम रेट के अंदर अपन परचेज कर सकते थे। लेकिन जीएसटी लगने के बाद में इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने का मेथड है या रिटर्न बनने से रिलेटेड प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। इससे क्या है कि जो टैक्स इवेशन है, टैक्स चोरी है, उसके अंदर काफ़ी कंट्रोल हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें इंक्रीज इन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स डेट इज इनकम टैक्स, यानी जो अपना जीएसटी लगने के बाद में जीएसटी अपने आप में बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स लगने के कारण जो अपना डायरेक्ट टैक्स है यानी इनकम टैक्स जिसके अंदर आता है वो इंक्रीज हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि जीएसटी लगने के कारण सबसे पहले जो डीलर है जो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन करवाते समय उसको अपना पैन नंबर देना जरूरी है। पैन नंबर का मतलब है इसके अंदर पैन का जो
मेन जो कनेक्शन होता है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से होता है, यानी पर्सनल टैक्स से होता है। पर्सनल टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स से होता है और डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स से है। तो जब जीएसटी के अंदर उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो पैन नंबर दिया, पैन नंबर के अकॉर्डिंग ही उसकी इनकम जनरेट हुई। अब इनकम के अकॉर्डिंग ही उसको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए जब जीएसटी लगाया गया था तो काफ़ी लोगों ने भी अपना पैन नंबर इश्यू कराया, या इनडायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या वो बड़ा इंक्रीज हुई है, बढ़ी है इसके अंदर। तो इसका बेनिफिट है वो डायरेक्ट टैक्स को भी मिला है। डायरेक्ट टैक्स को कैसे मिला है? क्योंकि जीएसटी के अंदर जो पैन नंबर वो कंपलसरी कर दिया, और पैन नंबर कंपलसरी करने का मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसके पैन नंबर के अंदर, और पैन नंबर के अंदर जब रिकॉर्ड है तो उसके अंदर पता लग सकता है कि उसको कितना डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स वो पे करना है, देना है। तो ये सब इसके अंदर बेनिफिट मिला है। तो ये भी एक इसका पॉइंट अपन ले सकते हैं कि इससे अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी है, जीएसटी के कारण जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। तो ये अपने बड़ा कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस के अंदर या नीड्स के अंदर या एडवांटेज के अंदर अपन ले सकते हैं। इस साल अपना जो थर्ड ईयर के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर यही क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर आया था कि इसके अंदर जीएसटी का मीन और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट्स है वो इसके अंदर पूछ रखी थी। तो ये बड़ा अपन इसके अंदर एडवांटेज के या इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिए। कई बार क्वेश्चन आता बड़ा कि जीएसटी की नीड क्यों है, क्या क्या नीड्स है कि जीएसटी अपने को लगाना पड़ा, तो उसके अंदर आप ये पॉइंट है वो इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब इसके अपन डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज अपन कुछ पॉइंट ले रहे हैं, किससे कौन कौन से हानियां भी हुई है या डिसएडवांटेज या कोई इससे फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान हुए, तो उससे रिलेटेड बड़ा कुछ पॉइंट है उसके द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके डिसएडवांटेज के अंदर कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं वो लिखते हैं अपन। इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें देखिए पहला अपना लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, यानी लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है कि जो जीएसटी के अंदर जो अकाउंटिंग सिस्टम जो मेंटेन होता था पहले मैन्युअली मेंटेन किया जाता था। आज उन बिजनेसमैन के लिए या छोटे जो बिजनेसमैन है उनको सारा सिस्टम वो कंप्यूटराइज करना कंपलसरी हो गया है, यानी कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, लैपटॉप के अंदर रखेंगे, उसके अंदर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है टैली वगैरह वो उसमें इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मेंटेन करेंगे। इससे क्या है कि जो अकाउंटिंग का जिसको नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और कंप्यूटर का जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए एक प्रकार से बड़ा बर्डन वाला पॉइंट हो गया है। तो इसके अंदर ये दे रखा है पहला लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर नॉलेज के अभाव में ये जो जीएसटी जो लगाया गया है, जीएसटी की जो अपना अप्लीकेबल जो करना है बिजनेस के अंदर वो बड़ा थोड़ा सा बर्डनफुल हो गया, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के नॉलेज के अभाव में अपन उसको इजीली या आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए पहले अपने को कंप्यूटर फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इस चीज़ के अंदर कुछ मतलब इससे नेगेटिव इफेक्ट है वो अपने को देखने को मिला है। सेकेंड इसके अंदर लैक ऑफ प्राइवेसी। देखिए किसी भी बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है उसका हार्ट होता है, यानी यदि अकाउंटिंग नहीं होगी, अकाउंटिंग यदि सेफ नहीं रहेगी तो बिजनेस है वो भी सेफ नहीं रह सकता। तो जिसको अकाउंटिंग यानी जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है या कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका नॉलेज नहीं है तो वो अपना अकाउंट है वो किसी दूसरे पर्सन से मेंटेन करवाएगा, और जब दूसरे पर्सन के द्वारा अकाउंटिंग की जाती है तो उसकी जो प्राइवेसी है वो लीक होती है, यानी वो उसका उतना गोपनीय नहीं रहता, क्योंकि पहले उस खुद को या उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको स्वयं को पता होती थी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो किसी दूसरे से अकाउंटिंग कराता है तो वो दूसरे पर्सन के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे उसकी जो प्राइवेसी है यानी अकाउंटिंग की जो इसके अंदर स्केर्सिटी है, यानी इसकी सीक्रेट है जो स्केर्सिटी नहीं बोल सकते इसको, सीक्रेट सी है वो क्या होती है इससे लीक होती है बेटा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम, यानी जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम है, जितने भी रिटर्न से रिलेटेड सिस्टम है, रिटर्न बनने से रिलेटेड, टैक्स बनने से रिलेटेड सारा का सारा जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है, यानी जो भी उसकी पर्टिकुलर साइट है साइट के ऊपर उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करके उसको रजिस्टर किया जाता है, पर्टिकुलर उसका पासवर्ड होता है। अब ये भी इसके अंदर है कि जो भी हैकर्स है वो इसकी साइट को हाइक कर सकते हैं मैडम,
और उसके बाद में उसकी इंफॉर्मेशन को है ना कलेक्ट कर सकते हैं और उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका भी एक लैक ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम है, ये भी इसके एक डीमेरिट्स के अंदर अपन ले सकते हैं। तो ये शुरू के जो 3 पॉइंट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो भी वो इसके लिए एक डीमेरिट्स है। यदि इसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो किसी दूसरे पर्सन से क्या करवाएगा, वर्क करवाएगा, उससे प्राइवेटी इसी है उसकी, वो क्या हो जाती है, इससे लीक होती है, बड़ा पता लगता है, उसके अंदर उतनी प्राइवेसी नहीं रहती है। तीसरा इसके अंदर ये बता रखा है कि जो उसका अकाउंटिंग का जो या जीएसटी का जो जितना भी मेंटेन है, जितनी भी रिटर्न वगैरह वगैरह वो सारी ऑनलाइन उसके पर्टिकुलर जो उसको पासवर्ड दिया गया है या उसका जो अकाउंट से उससे दी जाती है, उसको किसी को भी पासवर्ड वगैरह पता होने से उसको आसानी से वो उसको लीक कर सकता है, पता लगा सकता है। तो ये इसके अंदर अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर डबल टैक्सेस है। डबल टैक्सेशन का मतलब है यदि गुड्स और सर्विसेज या बोथ की सप्लाई विद इन स्टेट होती है तो उस स्थिति के अंदर उसमें जीएसटी है वो ड्यूल जीएसटी लगाया जाता है, डबल जीएसटी लगाया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी इसके एक डीमेरिट्स का पार्ट है। पहले यदि विद इन स्टेट सप्लाई होती थी उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स लगाती थी जिसको वेट बोलते थे अपन। यदि इंटर स्टेट सप्लाई होती थी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी जिसको सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे। लेकिन जीएसटी लगाने के बाद में यदि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर सप्लाई होती है तो उसके ऊपर तो आईजीएसटी एक ही टैक्स है। लेकिन यदि वो विद इन स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों टैक्स लगाती है। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट्स के पॉइंट में दिया गया है कि इसके अंदर डबल टैक्सेशन होता है यदि वो सप्लाई है वो विद इन स्टेट है तो उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये कल मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड पॉइंट था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अपने को क्रेडिट मिल जाता है, यानी फर्स्ट टाइम अगर अपने या पहले अगर कोई टैक्स का पेमेंट किया है वो टैक्स का पेमेंट का बेनिफिट या उसका एडजस्टमेंट है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में से हो जाता है। इसमें यह भी बताया था कि आईजीएसटी है, आईजीएसटी में से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट है वो अपन ले सकते हैं। उसके बाद में सीजीएसटी में बताया था सीजीएसटी का और आईजीएसटी का ले सकते हैं। एसजीएसटी में एसजीएसटी और आईजीएसटी का ले सकते हैं। लेकिन सीजीएसटी है उसका क्रेडिट है वो अपन एसजीएसटी से नहीं ले सकते। ये एक इसका डीमेरिट्स का पॉइंट है। इससे उल्टा भी यदि एसजीएसटी का आपके पास क्रेडिट है उसको आप सीजीएसटी के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जब टैक्स है वो किसी पर्सन ने पे किया है चाहे वो सीजीएसटी के रूप में हो चाहे एसजीएसटी के रूप में हो, उसका वो बेनिफिट जब नहीं ले सके तो वो बड़ा उसके लिए एक प्रकार से बर्डन वाली बात हो जाती है। गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स पड़ा है, टैक्स उसके पास जमा है लेकिन उसका वो यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपस में उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। ये इसका पॉइंट अपना। नेक्स्ट इसके अंदर सम स्टेट्स आर सफरिंग बाय नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, यानी जीएसटी लगने के बाद कुछ स्टेट्स है कुछ राज्य सरकारें हैं या उनके ऊपर उसका नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा, यानी उसका जो रिवेन्यू का कलेक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी अपन मान सकते हैं। पहले उनका कलेक्शन था, रिवेन्यू कलेक्शन टैक्सेस का वो अच्छा था और जीएसटी लगाया उसके बाद में उसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया। नेगेटिव इफेक्ट आने का कारण है कि उसके ऊपर जो टैक्स की रेट वगैरह है वो चेंज होने के कारण वो जो रिवेन्यू उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि इसके अंदर 5 साल के लिए उनको कंपनसेट किया जाएगा जितना उनका रिवेन्यू का लॉस होता है। उसके बाद में जैसे स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो वो लॉस है वो उसके बेनिफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा पड़ा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज वगैरह ये ज़्यादा थी, वहाँ पे इसको अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर नो रिडक्शन इन टैक्स इवेशन एंड करप्शन, यानी जो जीएसटी लगने के बाद या जीएसटी लगने से पहले ये माना जाता था कि जीएसटी लगने के बाद उनका जो टैक्स जो इवेशन है यानी टैक्स की जो चोरी है, कर की चोरी है और जो करप्शंस है उनके ऊपर बैन लगेगा, कुछ रुकावट आएगी, कुछ कम होंगे। लेकिन जीएसटी लगने से पहले की जो स्थिति है वो स्थिति अब है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया।
पहले भी उसी प्रकार से टैक्स की चोरी होती थी, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार था, आज भी अपने को उसी प्रकार की टैक्स की चोरी और जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलता है इसके अंदर। वो चीज़ें आज भी कम नहीं उतनी ही इसके अंदर है। तो ये भी इसके अंदर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, इतना टैक्स का स्ट्रक्चर इंप्रूव किया है, चेंज किया है, उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उससे ना तो टैक्स का इवेशन कम हुआ है और ना ही करप्शन का पार्ट है वो कम हुआ है। टैक्स बर्डन हाई ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्स, यानी जीएसटी के अंदर फिक्स रेट है, ज़्यादा टैक्स की रेट्स नहीं दी गई है। इससे क्या है कि जो हाई रेट ऑफ टैक्स होने की वजह से कुछ जो गुड्स और सर्विसेज उसके ऊपर जो रेट है वो कम होने की बजाय बढ़ गई। जैसे पहले वेट की रेट 4% थी, उसके ऊपर 5% या 12% में ले लिया, वो बेटा इसके अंदर एक डीमेरिट है। या जो 12% जिसके ऊपर टैक्स की रेट थी उसके ऊपर 18% में ले लिया, या जो 18% वाला था उसको 28% के अंदर ले लिया। इससे क्या है कि जो टैक्स की रेट हाई होने से जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज की जो रेट है वो कम होने की बजाय वो बढ़ गई, इसके अंदर इंक्रीज हुई है। ये इसका एक पॉइंट है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स अपन ने लिए इसके अंदर डीमेरिट्स के अंदर बड़ा अपन को बताना हो कि इसके अंदर देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, या भी अपना जो पेपर हुआ है उसके अंदर, या ऐसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर जीएसटी के ऊपर एक ऐसे लिखिए, या जीएसटी से आप क्या समझते हैं इसको है ना पूरा डिस्क्राइब कीजिए। तो अपन बड़ा इसमें कुछ पॉइंट एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ये पॉइंट अपन लेते हैं। तो उसके डीमेरिट्स के अंदर इन पॉइंट को अपन लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसके अंदर। अब ये कितने सही है कितने गलत है वो एक अलग बात है, बाकी इसके अंदर अपन एडवांटेज के अंदर इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बड़ा पॉइंट्स है आपके, यहाँ पे इसको अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन करेंगे। आज के लिए बड़ा